नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार, जिंदाबाद। हम आ चुके हैं अनफिल्टर जेंजी के साथ संविधान टाकिज में। हमारा आज का टॉपिक है शिक्षा। अगर हम अपने अधिकारों की बात करें तो आर्टिकल 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार, और एक अच्छा जीवन जीने के अधिकार में आता है शिक्षा। और शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने हमें एक अधिकार दिया है आरटीई। आरटीई मतलब 1 से लेके 8वीं क्लास के बच्चों को फ्री पढ़ाई, जिसमें बच्चे अपनी 1 से लेके 8वीं तक फ्री पढ़ाई कर सकते हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता। उनसे कोई ये नहीं कह सकता कि तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, या ये नहीं कह सकता कि तुम्हें फ्री में मिल रहा है तो पढ़ लो। ये उनका अधिकार है, ये उनको अधिकार मिला है और वो अधिकार का पूरा फायदा उठाएंगे। और अगर हम बात करें पुरानी शिक्षा नीति की, तो उसका ढांचा है 10+2। 10+2 मतलब 10 मतलब फर्स्ट से लेके 10 तक, और 2 मतलब 11 से लेके 12 तक। और नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, तो उसका ढांचा है 5+3+3+4। 5 मतलब आंगनवाड़ी से लेके कक्षा 2 तक, और 3 का मतलब है कक्षा 3 से लेके कक्षा 5 तक। 3 का मतलब है कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक, और 4 का मतलब है कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक। ये हमारी नई शिक्षा नीति का ढांचा है। और साथ में नई शिक्षा नीति में यह भी बताया गया है कि पुराने पैटर्न को भूलकर, पुराने पैटर्न में रट्टा मार पढ़ाई होती है, उसे भूलकर नए पैटर्न में आपको लाना पड़ेगा, जिसके अंदर बच्चों को सिखाया जाए, समझाया जाए, और यह भी बताया जाए कि आने वाली आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी जिसे वो फेस कर सके। और इसी को लेकर हम हमारे स्टूडियो में आतिका है, जिनसे हम बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे मिस आतिका से। उन्होंने बताया कि उन्हें सब प्यार से आती बोलते हैं। तो आतिका से आती तक का सफ़र साथ में 2020 से लेके अब तक 6 साल में स्कूलों में क्या बदला, हम वो इनसे जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आतिका है और सब लोग मुझे प्यार से आती बोलते हैं। मैं एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ मेरे पापा प्याज बेचते हैं और मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ है। साथ ही साथ वो थोड़ी बहुत सिलाई भी कर लेती हैं। हम लोग 3-4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई हैं, जिनमें से 3 बहनें और एक भाई, और मैं सबसे बड़ी हूँ। हम लोग यूपी के फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन कुछ सालों से हम लोग एमपी में रह रहे हैं, एमपी भोपाल में रह रहे हैं। तो मेरी आधी पढ़ाई यूपी से हुई है, 1st to 8, और आधी पढ़ाई 9 to 12 भोपाल में हुई है। तो आपने यूपी में 1st to 8 तक की पढ़ाई की और भोपाल में आपने 9 to 12 की। तो भोपाल में आपका स्कूल वाला जो समय था वो कैसे गया? जब मैं 9th में मैंने एडमिशन लिया, तो मुझे पहले लगता था कि मैंने 1st to 8 बहुत अच्छे से पढ़ी है और मैं एक अच्छी स्टूडेंट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन जब मैंने यहाँ पर 9th में एडमिशन लिया, जब मुझे किसी ने पूछा कि अपनी पुरानी क्लासेस के बारे में बताओ, तब मेरे पास कुछ जवाब नहीं था। तो मैं शॉक हो गई। मैंने पूछा कि कहते मैं अपनी पुरानी क्लासेस के बारे में कैसे बता सकती हूँ, वो तो मैं पास हो गई, मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं 9th में आ गई हूँ, तो फिर उसके बारे में क्यों मैं याद रखूँ? मैं 8, 7, 6 याद रखूँ इतनी सारी क्लासेस। तो आती यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एनसीईआरटी के बाद अलग अलग सिलेबस आ जाते हैं। तो आपने 9th से लेके 12th तक की क्लासेस कैसे मैनेज करके आपने 12th पास की? देखो, जब हम 9th क्लास में एंटर होते हैं तो हमें एनसीईआरटी बुक्स दी जाती हैं। कोई सी भी क्लास में एंटर होते हैं तो हमें एनसीईआरटी बुक्स दी जाती हैं। तो पहले उसको टीचर फर्स्ट टर्म से पहले उसको पढ़ाई करते हैं, मतलब 1st, 2nd, 3rd चैप्टर ही पढ़ाता है। उसके बाद तो हमारे फर्स्ट टर्म के एग्जाम ही आ जाते हैं। बस वो 3rd चैप्टर तक पढ़ाते हैं, उसके बाद बंद करवा के रखवा देते हैं, उसमें फर्स्ट टर्म एग्जाम हो जाते हैं। उसके बाद हमें वो बुला दी जाती है, अदर्स बुक ला दी जाती हैं, और एक ग्रेड ला दी जाती है कि इसमें से फिल करो, इसमें से क्वेश्चन आंसर याद करो, और वो आ जाएंगे। तो उसमें 2nd टर्म निकल जाता है। जब फाइनल की बारी आती है तो हमें गाइड्स लाने के लिए बोल दिया जाता है कि गाइड्स ले आओ, IMP पढ़ लो। ऐसे IMP पढ़ बच्चे पास होते हैं। ऐसे ही मैंने किया था। तो आपने पास 12th तक हो गई। तो आपने 11th में क्या सब्जेक्ट लिया था? मेरा 11th में PCB सब्जेक्ट था। तो आपने कुछ तो सोचा होगा कि 12th के बाद क्या करना है? तब 9 से 12 तक मैंने कुछ नहीं सोचा था, बस पढ़ते जा रहे थे, पास होते जा रहे थे। मैं 9 to 12 मैंने कभी कोचिंग नहीं लगाई, मैं बिना कोचिंग के पास होती गई, तो मुझे कभी लगा भी नहीं। तो फिर कहते हैं, फिर सवाल तो यही आता है कि 12th के बाद आखिर करना क्या
सब लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो आती, तुम क्या कर रहे हो। तो मैं भी शॉक हो गई, फिर मैं भी सोच रही थी कि मुझे करना क्या है आखिर। तो मेरा एक दोस्त आया, उसने बोला आती तुम कॉमर्स ले लो, तुम बैंकिंग में चले जाओ। तो फिर मेरी एक दोस्त आती है, मैं कॉमर्स के बारे में सोच रही थी, मेरी एक दोस्त आती है कि तुमने तो पीसीबी लिया था, तुम अदर स्ट्रीम में क्यों जा रही हो। तुम कहते हैं बीएससी ले लो, बीएससी नर्सिंग कर लो, तो कॉमर्स में क्यों जा रही हो। अरे भाई मुझसे तो कुछ पूछो कि मुझे करना क्या है आखिर। तो फिर मैंने बहुत टाइम बाद सोचा कि मैं नीट करती हूँ, नीट की तैयारी करती हूँ। जब मैं नीट की तैयारी कर रही थी ना, तो हमारे घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे जॉब करना पड़ी। तो आपने 1 साल का बैक लिया है और आप नीट की तैयारी कर रही हो और आप जॉब करने जा रही हो, तो आप उसको कैसे मैनेज करती होगी? मुझे जॉब पे गए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बस 4-5 महीने हुए हैं, लेकिन उससे पहले मेरी अच्छी पढ़ाई चल रही थी नीट की। मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रही थी, अपने 6-7-8 घंटे दे पा रही थी। लेकिन जब से मैं जॉब पर जाती हूँ ना, तो अपन काम पर से आते तो थक जाते हैं, मन नहीं होता। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं रुक गई तो मेरी पूरी साल बर्बाद हो जाएगी और आगे मुझे पढ़ने दिया जाए या ना दिया जाए। मेरे घर में ये है कि अगर तुम नीट में पास हो गई तो तुम पढ़ो, वरना मत पढ़ो, वरना कॉलेज में एडमिशन भी नहीं देने देंगे। तो मैंने मतलब रुकी नहीं, मैं करती गई। और मैंने मेरा सबसे अच्छा जो दोस्त ChatGPT थी, उससे मैंने अपना सॉल्यूशन निकाला। फिर मैं सुबह का शेड्यूल बनाया, शाम का शेड्यूल बनाया, और वहाँ पर लंच का टाइम मिलता था, तो उसमें भी हम लोग पढ़ लिया करते थे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपने दोस्त AI को बना रखा है जिससे तुम डिस्कस करती हो। अच्छा आतिका, आप ये बताओ कि आप जो नीट की प्रिपरेशन करती कैसे हो? मैं NCERT बुक से करती हूँ, जो मेरे पास 11th-12th की बुक्स रखी हैं। मुझे जब याद आया कि मैंने जब नीट की तैयारी शुरू की, अपना शेड्यूल बनाया, जब मुझे किसी ने पूछा था कि 1st to 8th तुम्हें याद है या फिर नहीं याद है या फिर नहीं, जब मुझे याद आया कि पिछली क्लासेस याद रखना कितना ज़रूरी है, तो 11th-12th का ही सिलेबस आता है पूरा। जब मुझे याद आया कि याद रखना तो बहुत ज़रूरी था, लेकिन मैंने उसकी बात पर कुछ गौर नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने 11th-12th का सिलेबस बनाया और मैं ChatGPT से बाय वन पढ़ती हूँ। लेकिन बट कभी कभी ChatGPT पटरी पे से उतर जाता है, वो गलत जवाब देने लगता है, लेकिन हमें उसको पटरी पर चढ़ाना खुद पड़ता है। बात करते जाओ ना, तो फिर वो थोड़ा भटक जाता है, फिर उसको लाइन पर लाना पड़ता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है आतिका कि तुम उसे डिस्कस करके पढ़ती हो। डिस्कस करके पढ़ने से एक हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हमारा रिवाइज भी हो जाता है, जो भी कुछ डाउट होते हैं वो हम कर लेते हैं। अच्छा आतिका, आप ये बताओ कि अगर आपने नीट निकाल ली तो आप क्या करोगी? मुझे ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च करना है, पूरी ह्यूमन बॉडी पार्ट कैसे काम करते हैं, हमारे ब्रेन में क्या है, हमारी पूरी बॉडी में क्या है, किस सब तरीके से उसको कितनी एनर्जी चाहिए, किस वक्त में उनको कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए और किस वक्त में उनको कितनी कम एनर्जी चाहिए। मुझे पूरी ह्यूमन बॉडी के पार्ट पढ़ना है। और अगर बाई चांस आप नीट नहीं निकाल पाएंगे, आपके उतने नंबर नहीं आए कि आप कर पाओ, फिर मैं एक और बार ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे रुकना नहीं है। क्योंकि अगर मैं रुक गई ना, तो फिर मैं उन लोगों जैसी हो जाऊँगी जिसने मतलब पैसों की खातिर अपने सपने को रोक दिया। लेकिन सेल्फ स्टडी से मैं पढ़ रही हूँ, तो हो सकता है पास हो जाऊँ, नहीं भी हो पाऊँ, लेकिन मैं ट्राई करते रहूँगी। तो आपका ये कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा है और खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम्हारा खुद पे कॉन्फिडेंस है कि तुम बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से नीट निकाल सकते हो। अगर इस साल नहीं निकाले तो नेक्स्ट टाइम तुम ट्राई करोगे। तो अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा कि जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कोचिंग नहीं जा रहे होंगे और ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो कोचिंग जा रहे होंगे, तो उनको लेकर आपका क्या कहना है? उसको लेकर कहना है, इतना मतलब सर पर सवार मत करो, बस चिल करो, मतलब पढ़ाई रूटीन के हिसाब से करो। लेकिन अगर ज़्यादा ओवर कर ली तो अपन बिस्तर पकड़ सकते हैं, पता है मेडिकल में तो बिस्तर पकड़ सकते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल शांतिपूर्वक, और अगर हमें जितना टाइम मिल रहा है उतना पढ़ो, लेकिन ज़्यादा ओवर मत हो, जिससे हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट पड़े। चलो बहुत बढ़िया। और इसी तरह की ये जो अभी हम लोगों ने बात करी, उससे ये तो साफ होता है कि अगर हम कहीं की तैयारी कर रहे हैं तो हमें खुद पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और साथ में हमें उतनी ही तैयारी करना चाहिए जितनी हमारी बॉडी कर पाए या हमारा माइंड कर पाए। तो इसी तरह की वीडियो हम आप लोगों के सामने लाते रहेंगे, आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको इसके अंदर और कुछ ऐड भी करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी के लिए जिंदाबाद।